उन्होंने कब्जे किए, ज़ाहिर बात है उनके जो आइडियाज़ और इन्फ्लुएंसेस है वो भी इन्होंने कैप्चर किए, ठीक है। और वो जो कैप्चर्ड इन्फ्लुएंसेस और आइडियाज़ थे उन्होंने कहीं ना कहीं पर एमिनेट करना था, और इवेंचुअली इस 19th सेंचुरी के अर्ली 19th सेंचुरी और मिड टू एंड 19th सेंचुरी ये चीज़ जो है ना वो अपने कोर पर यानी पीक पर गई हैं। तो वहाँ से ना ये एक अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो एक फॉर्मल तरीके से निकलती है, जिसे कहते हैं द फिलोसफी ऑफ अरेनिस, जो कि इटालियन में, और वैसे द पीरियड फिलोसफी। अच्छा, तो एक्चुअली में है क्या, ये बिल्कुल आपने अच्छे तरीके से डिफाइन किया कि एवरी रिलीजन इन द वर्ल्ड शेयर्स ए डिवाइन रियलिटी, यानी एक डिवाइन कोर है, ठीक है, जो सबकी है, ठीक है। और सबसे आसानी से ना आप ये कह सकते हैं कि सबसे इजीली जो इसको डिफाइन किया गया ना, तो वो ये एक जो 1945 में एक बुक लिखी गई थी द पीरियड फिलोसफी के नाम से, ऑल्डस हक्सली ने। तो उन्होंने जो है ये प्रपोजल दिया था इस चीज़ का, एक सबसे सिंप्लीफाइड और सबसे मॉडर्न जो वर्जन जो आजकल चल रहा है ना वो ये वाला चल रहा है, जो कि ऑल्डस हक्सली वाला। मैं स्पेसिफिकली नहीं कहूँगा, इसकी काफ़ी चेंजेस आए हैं, वी विल डिस्कस दैट, लेकिन वो एक्चुअली में है क्या, लेट्स सिंप्लीफाई इन 3 सिंपल पॉइंट्स, ठीक है। तो पहला है कि देयर इज वन डिवाइन रियलिटी अंडरनीथ एंड इनहेरेंट इन ऑल थिंग्स, हर चीज़ में, हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक डिवाइन रियलिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। दूसरा इनका पॉइंट ये है कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ द कैपेसिटी एंड लॉन्गिंग फॉर दिस डिवाइन रियलिटी, यानी जिसके पास भी कॉन्शियसनेस है ना उसके पास इस डिवाइन रियलिटी की लॉन्गिंग है। इवन इफ वो कॉन्शियस नहीं है फिर भी वो कहते हैं कि इवेंचुअली उसने उस कोर पे जाना है, यानी एक इननेट नेचर का कांसेप्ट पाया जा रहा है, जिसमें एक खास किस्म की इंक्लिनेशन है एक डिवाइन रियलिटी की तरफ, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, और लास्टली द फाइनल गोल ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस इज यूनियन विद दिस डिवाइन रियलिटी, यानी हर एग्जिस्टेंस का जो मकसद है, इवेंचुअल है वो कि वो इस डिवाइन रियलिटी के साथ यूनियन करना, यानी इसके साथ किसी ना कैपेसिटी में यूनाइट कर जाना। अब जारी बात है कि कहने में बहुत सिंपल है, लेकिन इसको ना बहुत ही डिफरेंट तरीकों से किया, और इन्होंने अपना प्रपोजल बड़ा स्ट्रॉन्ग किया। जारी बात है इसके साथ वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी लेके आते हैं, इसके साथ वो दूसरे अध्ययन के कहते हैं कि देखिए हर दीन के अंदर यहाँ ये सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, और वो सिमिलैरिटीज़ को डिस्कस करते हैं, सामने लेके आते हैं और कहते हैं कि ये देखो ये इसका ओरिजिन है और ये यहाँ पर। तो ये जो टर्म है, वैसे भी हम इस टर्म को अगर हम डिस्कस करें द फिलोसफी ऑफ अरेनिस, ये एक्चुअली ओरिजिन इसका जो है ना वो एक इटालियन थियोलॉजियन थे ऑगस्टिनो स्टूको, अराउंड 1497 टू 1548 इनका पीरियड था। तो इन्होंने ना तकरीबन एट द एंड ऑफ हिज लाइफ हुआ ये था कि काफ़ी ज़्यादा सेक्टेरियन एलिमेंट्स में गुजरा, क्योंकि उस वक्त लूथर ने और बाकियों ने क्रिश्चियनिटी की वो प्रोटेस्टेंटिज्म जो है काफ़ी चेंज करा, हाँ जी। और उसमें ये हुआ था कि जो क्रिश्चियनिटी है ना वो कैथोलिज्म और मतलब कैथोलिसिज्म उसमें फ़र्क हो गया था, और काफ़ी ज़्यादा हीटेड डिबेट, सेक्टेरियन बहुत ज़्यादा हाई लेवल था। तो ये बंदा काफ़ी ज़्यादा एंटी लूथेरियन था और काफ़ी उसने काफ़ी उसके अगेंस्ट लिखा, लेकिन इवेंचुअली उसने देखा कि ये जो मामला है ना, मसला ये बढ़ता चला जा रहा है, क्रिश्चियनिटी का ना काफ़ी मुश्किल होता चला जा रहा है। तो उसने फिर एक प्रपोजल दिया, एक यूनिफाइंग प्रपोजल। उसका मकसद ये था कि एक यूनिफिकेशन आए इन सब क्रिश्चियन ग्रुप्स के अंदर स्पेशली। तो उसने ये प्रपोजल दिया था अपनी बुक के अंदर, ट्रीटाइस में, डी पेरेनी फिलोसफिया लिबराe एक्स के नाम से, ये 1540 में लिखी थी और 1548 में इसकी वफात हो गई थी। उसके अंदर जो है ना इसने फर्स्ट टाइम जो है ना ये प्रपोजल दिया था, और उसमें ये कहा था उसने कि एवरीवन, देयर इज वन प्रिंसिपल ऑफ ऑल थिंग्स ऑफ व्हिच देयर हैज ऑलवेज बीन वन एंड द सेम नॉलेज अमंग ऑल पीपल्स। तो ये जो एक वन यूनिटी है, और इसकी अपनी भी जो इंस्पायरेशन थी वो आप कह लें प्लेटो के साथ थी। सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ दिस टर्म एंड दिस इज द बेसिक प्रेमिस ऑफ दिस आइडिया। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ डिस्कशन के हवाले से, जो मुझे इसकी ऑब्जेक्ट, इस फिलोसफी का जो मोटिव नज़र आता है, वो मुझे मोटिव यही नज़र आता है कि देयर इज़ अ मोटिव टू एक्चुअली यूनाइट पीपल, कि हम बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं। तो बजाय ये कि हम डिफरेंसेस को नेविगेट करें, हम बेसिकली एक पॉइंट ऑफ यूनिटी को ढूंढ रहे हैं, और वो पॉइंट ऑफ यूनिटी हमें नजर आती है फॉर एग्जांपल, और जितना हम डीप डाउन कोर की तरफ जाएं किसी भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के, तो जाहिर है जब रिलीजन को हम मुख्तलिफ रिलीजन को या एक ही रिलीजन को आप पकड़ें, जैसे हम भी हैं, हम मिसाल के तौर पर मुसलमान, जब हम बात करते हैं सेक्टेरियन डिफरेंसेस के हवाले से, तो हम ये बात कहते हैं कि कोर हमारी सेम है, हम कुरान, सुन्नत और हमारे आर्टिकल्स ऑफ फेथ, ये पिलर्स ऑफ इस्लाम सेम है, हम एकदम कोर पे चले हैं, कलिमतिन सवा इन बैनना, यानी अल्लाह ताला इवन क्रिश्चियंस को इनवाइट करते हैं, खास तौर पे इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो वफद आया था नजरान का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी अल्लाह ताला के हुक्म से, और कहा तालू इला कलिमतिन सवा, या अहल किताब तालू इला कलिमतिन सवा इन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुशरिका बिही शैआ, कि आज हम एक कलीमे के ऊपर, एक स्टेटमेंट के ऊपर, एक फिलॉसफी, एक अंडरस्टैंडिंग पर इकट्ठे हो जाते हैं, और वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि अल्लाह के साथ हमने किसी को शरीक नहीं करना, और अल्लाह ताला की वहदानियत वो एक पॉइंट ऑफ यूनिटी है हमारे लिए। वहां से फिर हम डिफरेंसेस पर बात करते हैं, पहले उस कोर पर जमा होते हैं, तो हीद का कॉन्सेप्ट जो है, तो मुझे ये फील हो रहा है, और हम हमेशा यही कहते हैं डिफरेंसेस में, हमारे सेक्टेरियन डिफरेंसेस होते हैं, हम कहते हैं चलो एटलीस्ट हमारा कुरान सुन्नत तो एक है ना, हमारा नबी तो एक है ना, तो हम उसको डीप डाउन जाते हैं। तो जैसे आपने बयान की क्रिश्चियनिटी के जो डिफरेंसेस आए, उनके सेक्टेरियनिज्म बने, उनके यहाँ ये डिविजन्स शुरू हुई, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए, तो अल्टीमेटली दे रियलाइज्ड, और फिलोसफर जो बेसिकली उन्होंने इसको प्रपोज किया कि हमारे पास सोल्यूशन यही है कि हम कोर पे जाएं। और जाहिर है जब इसको आप एक मैक्रो लेवल पे देखते हैं, ग्लोबल लेवल पे देखते हैं, फिर आप रिलीजन्स के अंदर फिर एक आपको एक कुछ यूनिवर्सल्स नजर आते हैं, और आप उसकी फिर बात करना शुरू करते हैं, और वहां से फिर आप अपनी एक थियोलॉजी डेवलप करते हैं और एक फाउंडेशन बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है यही एक पूरा नजरिया और मोटिव है, व्हिच इज अ गुड मोटिव बाय द वे। हाँ, देखें इनमें से देखें मेजॉरिटी लोग जो हैं या जो इनके से ऑप्ट करते हैं, कोई भी किसी आइडियोलॉजी के ऑप्ट करता है, उसकी इंटेंशन नियत क्या होती है, अच्छी होती है, उसके सामने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट से वो इन्फ्लुएंस होता है, वो देखता है कि वायलेंस है, ये है, वो है, यू नो, तो वो कॉमन ग्राउंड निकालने की कोशिश करता है, कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने की होता है, एक बेताबी होती है, नेचुरल बेताबी होती है लोगों में, तो वो ये करने की कोशिश करते हैं। तो इसी सर्च के अंदर ना उन्होंने ये चीज़ें डिस्कवर की लोगों ने। अच्छा, मैं वहाँ पे एक ना, सॉरी आपकी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा एक इसकी थोड़ी सी ना 3 अक़साम जो आमतौर पे, बल्कि 4 अक़साम जिक्र की जाती हैं। मेरे पास एक ग़ालिबन पीएचडी का थीसिस है, और ये है डॉक्टर सईद मोहम्मद हुसैन मालवी, इनकी किताब है वहदतुल अदियान फी अक़ाइद सूफिया, सूफिया के हवाले से, तसव्वुफ़ के हवाले से जिक्र किया, और आगे हम इंशाल्लाह इसको एक्सप्लोर भी करेंगे। इन्होंने 4 किस्में बेसिकली इसकी जिक्र की हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो भी सामने रख लें, तो जस्ट टू लेट द ऑडियंस अप्रिशिएट
डिफरेंशिएट व्हाट आर दीस फोर ग्रुप्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वो कहते हैं जी पहली जो टाइप है खासतौर पे ये जो वहदतुल अदियान वाले हैं, प्रीनियलिस्ट हैं, या फिर इनके लिए जो भी वर्ड आप यूज़ करना चाहें, वो ये है कि उनकी पहला ग्रुप ये कहता है कि अलक़ाइलून बितसाविल अदियान कुल्लिहा फी मुख्तलिफ़ जवानिबिहा, वो कहते हैं कि तमाम अदियान जो हैं बराबर हैं एंड देयर डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू वन रियलिटी, ठीक है ना, मुख्तलिफ जिहाद हैं। मिसाल के तौर पे एक ही बिल्डिंग है, एक बंदा उसके दाईं तरफ खड़ा है, एक बाईं तरफ खड़ा है, एक आगे खड़ा है, एक पीछे खड़ा है, हर बंदा अपनी एक जिहत से देख रहा है, और ये जिहाद जो है आपस में मुख्तलिफ बज़ाहिर नजर आती हैं, लेकिन हकीकत में ये इख्तिलाफ जो है, ये इख्तिलाफ तज़ाद का नहीं है, ऑपोजिशन का नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन का नहीं, बल्कि तनव्वुह का इख्तिलाफ है। तनव्वुह का इख्तिलाफ ये होता है कि यू आर लुकिंग एट वन एस्पेक्ट, द अदर पर्सन इज लुकिंग एट द अदर एस्पेक्ट। तो कहते हैं कि एक तो ये है कि तमाम जो है अदियान एक रियलिटी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है ना, एक बिल्डिंग के मुख्तलिफ दरवाजे हैं, आसान अल्फाज में। दूसरा ग्रुप जो है वो क्या कहता है, वो कहते हैं कि वहुमुल क़ाइलून बिन्निस्बति दीनिया फ़युक़िर्रून बिअन्न कुल्ल दीन यक्शिफ़ु अन जानिबिन मिन जवानिबिल हक़, वो कहते हैं कि हर दीन जो है वो हक़ की, यानी हक़ स्कैटर्ड है, दीन जो ट्रुथ है, जो डिवाइन रियलिटी की आप बात कर रहे हैं वो स्कैटर्ड है, और हर दीन हक़ की एक एस्पेक्ट को डिफाइन कर रहा है और एक्सप्लेन कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, अगर आपको डिवाइन रियलिटी को एज अ होल देखना है या आपने होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से उसको देखना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन तमाम रिलीजन्स को इकट्ठा करें, क्योंकि हर दीन जो है सिर्फ एक एस्पेक्ट को कवर कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा। इन ऑर्डर टू फुली कम्प्रीहेंड एंड एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट द ट्रूथ इन इट्स एंटायरिटी, तो आपको हर रिलीजन को क्या करना है, जो हर रिलीजन को आपने जो है ना वो इकट्ठा करना है, उसको उसके एस्पेक्ट से देखना है। तीसरी किस्म क्या है, वो कहते हैं कि ये दीन जो है, अदियान है, ये इंसान के मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस हैं, वो इसको एक्सपीरियंशियल लेवल पे ले जाते हैं। अगेन जैसे आपने भी शायद मेरी आपसे पहले बात हो रही थी, और मैं चाहता हूँ आप इस पर यहाँ पर भी कमेंट करें अगर आप बेहतर समझें तो। ये जो ग्रुप है बड़ा सा हमारे पास नॉन रिलीजियस लोगों का, इसमें एथियस्ट भी आ जाते हैं, इसमें पेरिनियलिस्ट भी आ जाते हैं, इसमें स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस भी आ जाते हैं, इसमें मल्टीपल ग्रुप्स आ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा बंदा हो कि जो अपनी डिवाइन रियलिटी को शायद, यानी डिवाइन रियलिटी के कॉन्सेप्ट को खुदा से ले रहा हो सकता है वो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को, एक नेचर को, एक हाइपोथेटिकल फिगर को जो है ना वो डिवाइन रियलिटी कह रहा हो। तो जैसे ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि मन क़ासल अदियान अला तजारिबिल बशरी व नज़रियातिहिम अल इल्मिया, एक्सपीरियंसेस हैं कुछ लोगों के, वो कहते हैं एक्सपीरियंसेस, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, किसी का सही है, किसी का गलत है, और हर एक्सपीरियंस के अंदर कुछ अच्छाई भी है और कुछ वीकनेस भी है। तो ये इसको ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेट कर रहे हैं। चौथा जो आखिरी किस्म है वो ये है, वो कहते हैं मन आमना बिवुजूदिल इख्तिलाफात, जो कहते हैं इख्तिलाफात पाए जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और ये जो ट्रुथ है ना, ये नहीं हम कह सकते कि यार ये एक ही सच्चाई है, बल्कि इसमें कुछ लोग सच्चाई पर हैं, कुछ लोग, यानी इसमें इख्तिलाफात दीन के अंदर मौजूद हैं, और वो ऐसे इख्तिलाफात हैं जो ऑपोजिशन वाले इख्तिलाफात हैं। अगेन कॉन्सेप्ट ये है, पेरिनियलिस्ट कहते हैं कि ये सारे इख्तिलाफात जो हैं, प्राइमरीली मेजर जो पेरिनियलिस्ट हैं वो कहते हैं वहदतुल अदियान के जो कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने वाले, कि प्राइमरीली जो डिफरेंसेस हैं वो तनव्वुह का डिफरेंस है, एस्पेक्ट्स का डिफरेंस है प्राइमरीली, ठीक है ना यहाँ पे। लेकिन ये कहते हैं डिफरेंसेस ऑपोजिशन के भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमें इनको कबूल करना है हर एस्पेक्ट से। वो कहते हैं कि ये इख्तिलाफात हैं, और एक इंसान के पास कोई ऐसा वे नहीं है जिसके जरिए में कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड नहीं है जिसकी बेसिस पे वो ये फैसला कर सके, अच्छा आपका ट्रुथ जो है वो मेरे ट्रुथ से क्यों बेहतर है। तो ट्रुथ है, अब वो ट्रुथ इख्तिलाफात भी पाए जाते हैं, लेकिन उस ट्रुथ को ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड नहीं है हमारे पास मीट करने के लिए जिसके जरिए हम वेरीफाई कर सकें, इसलिए आपकी मजबूरी है कि आपने सबको कबूल करना है। ये चार ग्रुप्स जिसमें लाइबेंस एक जर्मन फिलोसोफर था, हमारे सूफिया के अंदर ये थ्योरी पाई जाती है काफी ज्यादा। अच्छा, उन्होंने ये प्रपोज की थी जिसे कहते हैं माइंड बॉडी प्रॉब्लम, ठीक है ना, और उसके ना मल्टीपल सोल्यूशन निकले थे। वो ये कहते थे कि फॉर एग्जांपल आपका जो विजुअल एस्पेक्ट है, वो जो आपकी पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है ना, वैसे जो आपकी थिंकिंग है, ठीक है, इसके अंदर इसे कहते हैं माइंड बॉडी, जो इसमें एक वेरिएशन पाई जाती है। मिसाल के तौर पर अपने बॉडी या अज्जा से जो चीज़ आपने ऑब्जर्व किया, वैसे जो आपने उसे प्रोसेस किया, ठीक है, ये दो चीज़ें जो है ना ये डिस्टिंक्ट, ठीक है, जो आपकी प्रोसेसिंग है वो माइंड का एलिमेंट है, और वो जो आपका विजुअल एस्पेक्ट है जो आपने देखा है, जो परसीव किया, वो है। तो इसकी ओरिजिन वो यहाँ से लेते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल के जो पर्सपेक्टिविस्ट आइडिया, स्पेशली जो बिल हिक्स जो है, जो कि रिलीजियस प्लूरलिज्म पे बात करता है, जिस पे आप बात कर रहे थे, वन ऑफ द जो कि सूफिया की जो एक टाइप आपने की है, जो इसमें से उसमें से यही वो इसी थ्योरी को पीछे लेते हैं। वो कहते हैं चूंकि हमारी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है, ठीक है, और हमारी ऑब्जर्वेशन डिफरेंस है, इस वजह से हमारे जो पर्सपेक्टिव है उसमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन चूंकि कोर एक है, ठीक है, हम चीज़ एक को ऑब्जर्व करें, इस वजह से जो है ना उसके अंदर एक यूनिटल, हम एक ही तरीका इसको पाने का वो ये है कि इसमें से यूनिफाइड एलिमेंट्स जो हैं वो पकड़ें, फिर हमें समझ आएंगे कि एक्चुअली ये कोर क्या है, ठीक है। एनी हाउ, मैं इसको वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से कहता हूँ कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में भी ना, क्योंकि आप जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव भी है ना, उसके अंदर भी चार इसकी टाइप्स हैं, सही है, ठीक है। अब आपने वो चार टाइप्स ये बताइए, वो आप देखें, खुद ही देखें कि वो किस तरह उससे मिलती जुलती भी हैं, ठीक है। मैं इसकी सब टाइप्स भी बताऊँ और उसके अंदर मूवमेंट्स जो आई हैं उससे भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहली जो टाइप है ना उसे कहते हैं बेसिक, ठीक है, ठीक है, और बेसिक यही है ऑर्डरलेस हक्सली वाली, ठीक है, और इसके अंदर 3 सब मूवमेंट हैं, ठीक है, हम इसको डिस्कस करते हैं। दूसरी जो टाइप है ना वो है पर्सपेक्टिविस्ट, जो अभी आपने लास्ट वाली 4 से डिस्कस किया ना, ये प्लूरलिज्म की फॉर्म जो है, ये पर्सपेक्टिविस्ट फॉर्म है। तीसरी जो है ना वो है एसोटेरिज्म, जिसको कहते हैं द ट्रेडिशनल स्कूल, और इसमें जो है सूफिया और आप कहते हैं कि हमारे जो कुछ फिलोसफर्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं। और लास्टली जो है ना वो है एकेडमिक टाइप, ठीक है, और उसका मॉडर्निज्म से जो ताल्लुक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस बेसिक फर्स्ट, ठीक है। देखिए बेसिक के अंदर ना हम हक्सली का मॉडल क्यों सामने रखते हैं? हक्सली का मॉडल इस वजह से सामने रखते हैं क्योंकि ये सबसे आसान है समझना, सबसे पॉपुलर है, ठीक है ना, लेकिन इसकी जो ओरिजिन्स है ना वो दूसरी टाइप्स हैं, ठीक है, लेकिन हम हक्सली को इस वजह से सामने लेके आते हैं। हक्सली की किताब 1945 की जो हमने अभी डिस्कस किया था, हक्सली खुद ना एक इंडियन क्या कहते हैं एक फिलोसफर से इंस्पायर्ड था,
सही है। उसका नाम था वीवी कनाडा। तो वीवी कनाडा जो है ना वो खुद एक आप कहते हैं गुरु से इंस्पायर्ड था, और ये वैदिक और इंडियन फिलोसफी जिसके अंदर एक स्पेसिफिक ब्रांच है फिलोसफी की इनकी, जो कि इसी तरह की यूनियन और वन और उस पर बिलीव करती है, ठीक है। तो उससे ये इंस्पायर्ड बंदा था जिसने ये बुक लिखी, और इसने तो काफ़ी लेट लिखी 45 में, लेकिन ये जो वीवी कनाडा और इसकी जो पूरी मूवमेंट थी ना वो काफ़ी उससे पहले थी। वो 1900s लेट 1800s के अंदर जो है ना ये बेसिकली इसने काम किया था। अब ये वही एरा है वर्ल्ड वॉर 1 से भी पहले का, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 जब सारे दीन और कलोनियलिज्म और उसके अंदर, और वो बहुत ज़्यादा ना इंडियन फिलोसफी से इंस्पायर्ड हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा वैदिक फिलोसफी से, ईस्टर्न बुद्धिज्म से इंस्पायर हुए हैं। अब ये चीज़ें ना वो इकट्ठी कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो कि वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो यहाँ से वो इकट्ठी कर रहे हैं और यहाँ से वो ये चीज़ें ला रहे हैं, ठीक है। तो ये बस एक स्मॉल ओरिजिन है हक्सली मॉडल का, और हक्सली मॉडल की हमने वो देख लिया। अगर हक्सली के एक्चुअल अल्फाज की बात करें तो वो बल्कि जो वो वाला मामला है कि जिसमें गॉड लफ्ज़ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपल एक गॉड हेड या ग्राउंड, उसने नाम दिया ग्राउंड, उसे बल्कि नाम दिया। मैं उसकी एक क्या कहते हैं ट्रीटाइज है, इसे कहते हैं, उसने ऐसे लिखा था वेदांता एंड द वेस्ट, ठीक है। और उसके अंदर उसने दिखाया था कि मिनिमम वर्किंग हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है, जिस पे हम वर्क कर सकते हैं, जिसमें सारे यूनाइट हो सकते हैं। तो उसने कहा देयर इज अ गॉड हेड और ग्राउंड, उसको लफ्ज़ ग्राउंड कहता है, विच इज द अनमैनिफेस्टेड प्रिंसिपल ऑफ ऑल मैनिफेस्टेशंस, ठीक है ना। और उसने क्या दूसरी बात कहता है दैट द ग्राउंड इज ट्रांसेंडेंट एंड इमिनेंट, ट्रांसेंडेंट के ट्रांसेंडेंट है और इमिनेंट है, यानी उसके बगैर रहा नहीं जा सकता, हर सूरत हर एक में। दैट, और अगर थर्ड पॉइंट है दैट इट इज पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू लव, नो एंड बिकम द ग्राउंड। ओह यस, ये वही वाली बात होगी। ये वही वाली बात होगी, लेकिन इसने देखो डिवाइन विद द यूनियन, डिवाइन विद द यूनियन, ठीक है ना, यूनियन विद द डिवाइन, यूनियन विद द डिवाइन। तो यूनियन विद द डिवाइन जो है ना ग्राउंड, अब देखें इसने गॉड का नाम नहीं लिया, इसने ग्राउंड, उसको ग्राउंड नाम दे दिया, गॉड। देखें इसको बड़े नाम इस्तेमाल किए हुए हैं, देखें वो क्या क्या है, जैसे यूनियन विद गॉड है, निर्वाणा है, गॉड हेड है। गॉड हेड बेसिकली क्रिश्चियन टर्म थी जिससे मुराद ये है कि स्टेट ऑफ डिविनिटी, जैसे वो जीसस को भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा लिबरेशन, बुद्धिज्म में लिबरेशन यूज होता है टर्म, ठीक है। इटर्नल बेस, एनलाइटमेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ब्राह्मण, ठीक है। ये सारी टर्म्स जो है ना वो एक ही चीज़ में करें। और ये जो ट्रांसडेंटल यूनिटी का आइडिया ना, ये बेस्ट जो है ना एक राइटर है एलन वॉट्स, उसने अपनी किताब में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि उसकी किताब है दिस इज इट एंड अदर एसेज ऑन ज़ेन एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। उसने इस सारे फिनोमेना की ना समराइज डेफिनेशन दी है कि ये जो यूनिटी वाला है वो ये है कि दिस इज द रियलाइजेशन दैट हिज इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड एग्जिस्टेंस इन ए पॉइंट ऑफ व्यू टेम्पोरेली अडॉप्टेड बाय समथिंग इमेजरेबली ग्रेटर देन हिमसेल्फ। सही है। इस चीज़ की रियलाइजेशन होना कि उसकी कॉन्शियसनेस और एग्जिस्टेंस, ठीक है, इन अ पॉइंट ऑफ व्यू टेम्पोरेली अडॉप्टेड बाय समथिंग इमेजरेबली ग्रेटर देन हिमसेल्फ, यानी वही खुदा को, या फिर आप द ग्राउंड या डिवाइन की बात कर रहे हैं, डिविनिटी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अब वो यही है कि उसके अंदर ये आइडिया ऑफ अबव या हमसे ट्रांसेंडेंस की बात करें। अच्छा, और फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट ये था कि टू अचीव दिस यूनिटिव नॉलेज, ठीक है, इज द फाइनल गोल्स ऑफ एग्जिस्टेंस, जो हम पहले बात कर चुके हैं। और देयर इज अ लॉ और धर्मा विच मस्ट बी ओबेड, ठीक है ना, विच मस्ट बी फॉलोड फॉर ह्यूमन टू फाइंड दैट गोल। यानी एक तरीका जरूर है, उसने एंड पे ये भी कहा एक तरीका जरूरी है इसको फाइंड आउट करने का। सही है। उसने कहा वो तरीका क्या वो आइडेंटिफाई करता है, क्या वो तरीका खुद प्रपोज करता है या वो कहता है कि ये ह्यूमन बीइंग्स ने खुद एक्सपीरियंस के थ्रू नेविगेट करना है? अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है ना। अब मजे की बात है कि उन्होंने कहा कि ना अच्छा तरीका, क्योंकि सॉरी मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, तरीका अगर हमारा डिफाइन हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है, तो बाकी रिलीजन फिर वैसे फारिग हो जाते हैं, फिर आप बस एक रिलीजन आ जाता है। हाँ, अब यही गेम है, इन्होंने अब सॉल्व ये वाली गेम करनी है। अच्छा, दरअसल ना पेरिनियल फिलोसफी के ऊपर ना एक ब्लेम आता है, वो कहते हैं कि आप कहते हैं कि ऑल रिलीजन आर द सेम, ठीक है, नहीं हम ये नहीं कहते, ठीक है ना। तो दरअसल एक्चुअली अल्टीमेटली बात यही होती है। वो कहते हैं कि हमारी जो एक्चुअल जो है ना वो दो डिविजन्स हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि एक बंदे की उस डिवीजन को आप कह लें कि एक हमारी कॉन्टेम्पलेटिव फॉर्म ऑफ रिलीजन होती है, ठीक है ना, और एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म होती है। इंस्टीट्यूशनल फॉर्म होगी जैसे कि आपने इबादत और ये वो चीज़ें, और दूसरी कॉन्टेम्पलेटिव फॉर्म्स हैं। कॉन्टेम्पलेटिव फॉर्म्स जो है वो एक्सपीरियंसेस हैं आपके, मिस्टिसिज्म, एसोटेरिज्म। तो पेरिनियल फिलोसफी क्लेम कहती है कि हमारा क्लेम उस पे इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स पे नहीं, हम कहते हैं हमारा प्राइमरी हमारा काम मिस्टिसिज्म। इसमें लेकिन हमारे पास एक बात है, मेरे जहन में एक रेलेवेंट टर्म आ रही है, मैं चाह रहा हूँ उसको एक्सप्लेन किया जाए, यूनिवर्सलिज्म। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब यूनिवर्सलिज्म के अंदर प्राइमरीली जो फोकस है वो यही है कि बेसिकली एक रिलीजन हो पूरी दुनिया का, ठीक है, एक वे ऑफ लिविंग हो, एक यूनिवर्सल हमारा कल्चर हो, इवन यूनिवर्सल लैंग्वेज हो, ये भी उसका एक मोटिव है, यूनिवर्सल लॉ हो। ये जो कि बेसिकली थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, अगर ग्लोबलाइजेशन को बाज़ एकेडमिक्स फर्क करते हैं थोड़ा सा। तो उस यूनिवर्सलिज्म के अंदर प्राइमरीली जो मुझे बात समझ आ रही है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अकबर ने दीन इलाही एक रिप्रेजेंट किया था। अच्छा, मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सलिज्म और इसमें जो बुनियादी फर्क नजर आता है मुझे वो ये आता है कि बेसिकली यूनिवर्सलिज्म लाता है कि आओ हम कुछ चीज़ों पे इकट्ठा हो जाते हैं और एक चीज़ बना लेते हैं और अपने डिफरेंसेस को छोड़ दो, रिगार्डलेस ऑफ कि आप उन डिफरेंसेस के बारे में क्या समझते हो सकता है आपके नज़दीक वो हक हो, आपके नज़दीक दूसरा बातिल हो, लेकिन फॉर द सेक ऑफ यूनिटी हम एक कल्चर को प्रेजेंट करने के लिए बिकॉज ऑफ ग्रेटर बेनिफिट हम ऐसा करते हैं, अपने आइडियाज़ को ड्रॉप आउट करके ना एक चीज़ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो यूनिवर्सलिज्म, डू यू थिंक कि यहाँ पे यूनिवर्सलिज्म किसी जगह पे पैरेलल में हमें नजर आ रहा है इस फिलोसफी के कि यूनिवर्सलिज्म के साथ इसकी कोई पैरेलल्स एग्जिस्ट करते हैं, या फिर यूनिवर्सलिज्म इज जस्ट एक आइडिया कि आप बस आ जाओ यार यूनाइट करने के लिए, कुछ छोड़ना पड़ता है छोड़ दो, कोई तुम कुछ छोड़ दो, कुछ मैं छोड़ देता हूँ। वही जो कुरान ने कहा था ना, वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, कि वो चाहते हैं कि कुछ आप भी थोड़ा सा ड्रॉप कर दें, कुछ हम भी कर लें। कुफारे मक्का ने कहा था अच्छा हम कुछ दिन आपकी इबादत कर लेते हैं, कुछ दिन आप हमारी कर दीजिएगा, कुछ दिन मैं निकाल लेते हैं। आपकी बात बड़ी ठीक है, देखिए अकबर ने ना एक्चुअली में क्या करना कि उसकी गलती ये थी कि उसने ना इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स को इकट्ठा करने की कोशिश की, और यूनिवर्सल में यही मसला होता है, कोई बंदा अपने तरीके को ना छोड़ इतनी आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं। यूनिवर्सलिज्म का ताल्लुक आपके इंस्टीट्यूशनल
फॉर्म के साथ है। देखें ना, अगर आप हाँ, अकेले मैं दीन समझ दून के साथ गया। इकट्ठे कर रहे हो, मैं ठीक है समझ ना, तो वहाँ वो फंस जाता है बंदा, इसलिए उसको रिफ्यूट करना भी आसान होता है। सैमुअल हंटिंगटन की है ना फिलॉसफी, वो कहता है कि जितने कल्चर्स आपस में करीब आते हैं उतना वो क्लैश करते हैं। क्लैश करते तो हैं। आपने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चीज़ों को जब इकट्ठा करने की कोशिश की तो उन्होंने रिपेल किया एक दूसरे को, इसलिए नहीं माना आपने। हालांकि उन्होंने आइडिया ऑलरेडी प्रपोज किया था। अकबर और ये जो इनके सारे बेटे हैं और आगे ना, अगर आप इनकी भी पढ़े ना, इन्होंने वेदांता को काफ़ी ज़्यादा एक किस्म के इनकॉर्पोरेट किया। इनके फलसफे के अंदर ये मौजूद थी, ये वाली चीज़, वननेस और ये वो वाली सारी, और उसमें उन्होंने सूफीज़म का ये वाला एलिमेंट जो है ना वो रिलेट भी किया। देखें उनमें प्रपोजिशन क्या है, ठीक है, वो यही कहते हैं कि इनमें से कुछ लोग ये कहते हैं कि हम ये क्या करेंगे कि हम विल स्किप ऑल द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रैक्टिस, ठीक है ना, एंड मूव टू द कॉमन मेथड्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो कहते हैं इन सब के यहाँ कौन से ऐसे कॉमन मेथड्स हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के, हाँ सही ठीक है, जिससे वो उन्होंने क्लेम किया कि इन्होंने अपना निर्वाणा अचीव किया। निर्वाणा अचीव किया। तो अगर वो जो मॉडर्न पीरियड फिलॉसफी है ना, उसने फिर ये जंप मारी है, उसने कहा कि यार देखो हम इस तरह मेथड्स भी कॉमन पकड़ लो। हम जैसे ये एक बार नहीं कर सकते, हम मतलब यानी हिंदू का नमाज तो नहीं हम पढ़ा सकते, हाँ। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम फिर ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं। हम कवाली सुनवा सकते हैं। आपने देखा होगा कवाली के अंदर हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हाँ। उसमें सारे यूनाइट हो गए हैं। तो हम ये वाला काम कर लेते हैं, हाँ। यहाँ पे आपको एक खास लेवल अचीव हो जाएगा। बिल्कुल। मतलब ये एग्जांपल में अब देखें ना, वो ना लफ्ज़ मेडिटेशन जो है, हाँ ठीक है ना, सही है। अब मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जी, वो एक बंदा चौकड़ी मार के बैठा हुआ है, ठीक है ना, आप ढूंढते हैं हर रिलीजन में हाँ, चौकड़ी मार के कौन बैठे। सुभान अल्लाह, सही कह रहे हैं। तो होता ये कि उन्होंने वो जो मेथड्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ना, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती थी। उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने हर दीन को देखा कि उसमें से कहा गया, उन्होंने कहा था कि बुद्धिस्ट जो है ना, वो इस तरह अपना एक स्टेट में बैठा होता है और उस पर कंटेम्पलेट हमारे दीन के अंदर मुराकबे का कांसेप्ट उसने निकाल दिया। मुराकबे का कॉन्सेप्ट या जिक्र करते वक्त वो बंदा इस तरह झूलता है एक या ये खास करता है, स्टेट में वो चला खास जाता है। स्टेट में चला जाता है, ठीक है ना, तो उसने फिर दूसरी जगह से ना, मतलब यानी उन्होंने डिफरेंट रिलीजन से ना ये चीज़ें कुछ चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज भी उन्होंने इकट्ठी कर ली। उन्होंने लेकिन उन्होंने बड़ी इस पे एहतियात रखी, ठीक है ना, और स्पेशली आपको पता है हिंदुइज्म से उन्होंने क्या पकड़ा, योगा, योगा। ठीक है। अब योगा में भी वो उस तरह की कुछ फॉर्म्स थी, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी था, लेकिन वो था। अब जो हमने ये इसी पे वापस आते हैं कि ना इंस्टीट्यूशनलाइज और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में किस तरह इसको इन्होंने मैं थोड़ा सा बयान करते हैं, आप जी, भी जी। चाहता हूँ। जो मुझे समझ आइए ना अब तक फॉर द ऑडियंस कि अगर वो हमारी इन डिस्कशंस को शायद फॉलो ना कर पा रहे हो बिकॉज़ ऑफ फिलोसॉफिकल, ज़ाहिर है टॉपिक फिलोसॉफिकल है। अब तक हमने ये बात की है कि हम अभी बेसिक टाइप पर बात कर रहे हैं और बेसिक टाइप जो है वो हक्सले की हक्सले का मॉडल भी हम बात हक्सले का कर मॉडल है, उसकी जो स्टेटमेंट्स है उसको आप छोड़ें। बुनियादी उसके अंदर 3 बातें जो शुरू में आपने बयान की थी बिल्कुल कि वही। वन डिवाइन रियलिटी अंडरनीथ एंड इनहेरेंट इन ऑल थिंग्स। दूसरी चीज़ है एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ कैपेसिटी फॉर एंड लॉन्गिंग फॉर डिवाइन रियलिटी, और तीसरी है द फाइनल गोल ऑफ ऑल एक्जिस्टेंस इज यूनियन विद द डिवाइन रियलिटी। ये उसका आसान अल्फाज में उसकी समरी है। बिल्कुल। और इसमें जो आपने एक चीज़, जो दूसरा अहम पॉइंट जो मुझे लगता है बड़ी ज़बरदस्त आपने बयान की बात, वो ये है कि दे डिफरेंशिएट बिटवीन 2 टाइप्स। एक वो है जो बेसिकली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है और एक जो है वो उसको आप क्या नाम देंगे? कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल, कॉन्टेम्प्लेटिव एब्स्ट्रैक्ट लेवल, कॉन्टेम्प्लेटिव लेवल पर। यानी कुछ चीज़ें आपकी कॉन्टेम्प्लेटिव लेवल पर हैं, कुछ चीज़ें आपकी एब्स्ट्रैक्ट लेवल यानी सॉरी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लेवल पर हैं। तो वो कहते हैं कि हम इन चीज़ों को जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैं उनको इतना नहीं करते, वो आपके ऊपर अपनी चॉइस है। एज लॉन्ग एज आप एक खास स्टेट पे अगर आप कॉन्सेप्चुअल जो हमारा फ्रेमवर्क है उसको आप अचीव कर सकते हैं उन एक्शंस के थ्रू, तो दैट्स फाइन। देखें एक और मज़े की बात, ट्रेडिशनल फिलॉसफी जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जो ट्रेडिशनल वर्जन है उसके अंदर ये वाला एलिमेंट भी आता है। वो कहते हैं कि देखें आप अपने इंस्टीट्यूशनल को ना छोड़ें, आप ये सारी चीज़ अपने इंस्टीट्यूशनल सिस्टम से अचीव कर सकते हैं। सही है, सही है। ठीक है लेकिन आप इस फिलॉसफी को लेकिन ये जो कॉन्टेम्प्लेटिव फॉर्म है ना, वो हमारी सेम है। सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट